अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। चलिए जी, तो आज जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो मोशन का टॉपिक है जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है अभी तक सिलेबस में जो है वो हमने जो है दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब्दुल्ला अब्दुल रहमान, तुम अपना जो है वो स्पीकर वगैरह चेक करो, मेरे पास तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही है। अ, आप जो है अभी तक हमने जैसे कि आपको मैं बताता आ रहा हूँ शुरू से कि हमने अपने पूरे सिलेबस को जो है 38 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। 6 सेक्शंस हैं और उन 6 सेक्शंस में मिला के हमने टोटल 38 टॉपिक्स बनाए हुए हैं। तो उसमें जो टॉपिक नंबर 1 था हमारा वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का था, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं विद पास्ट पेपर एंड वर्कशीट। उसका दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो मास वेट और डेंसिटी का था, जो कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब आज जो है हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से जो है टॉपिक नंबर 3 करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक नंबर 3 है हमारा वो जो है मोशन का है। इसको आप मोशन भी कह सकते हैं या इसको आप काइनेमैटिक्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये काइनेमैटिक्स का या मोशन का चैप्टर है जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस के जरिए जो इस चैप्टर को आगे जो है फिर लेके चलेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे वो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डिफरेंस हम सबसे पहले समझेंगे और फिर उसके बाद जो है बात आगे करेंगे। देखिए, डिस्टेंस का मतलब बड़ा सिंपल होता है। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चले, तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप चलेंगे तो आपने जो जर्नी यहाँ पर कवर किया है, आपने जो सफर यहाँ पे तय किया है, उस जर्नी का कुछ ना कुछ लेंथ बनेगी। मिसाल के तौर पे जो मैं पेन जो इस वक्त ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर हम स्ट्रेट करके नाप लें तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ बेसिकली वो डिस्टेंस है जो कि हमने यहाँ पे कवर किया है। तो डिस्टेंस को सिंपली आप क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस को आप सिंपली कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज द लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। जब आप दो पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करते हैं तो आप जो लेंथ कवर करते हैं, दैट लेंथ इज बेसिकली कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात करें अगर हम, तो डिस्प्लेसमेंट का मामला इस तरह से है कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि इफ यू मूव बिटवीन टू पॉइंट्स तो यू कैन follow any path and you can cover any distance, but the distance, the shortest distance between two points जो है that is called displacement। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी की बात हम कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम ये ए और बी की बात कर लें तो ए से बी अगर मैं डायरेक्ट इस तरह से जाऊं, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ए से बी अगर मैं डायरेक्ट बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जाऊंगा तो ये जो हमने ब्लू कलर से लाइन बनाई है, दैट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये ए और बी के बीच का क्या है? ये ए और बी के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट है। So displacement is basically the shortest distance between two points, whereas distance can be any length between two points, और it depends कि आप कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को हम मीटर्स में नापते हैं। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो ऑफिशियल यूनिट होती है वो क्या होती है? वो मीटर होती है। ठीक है। और एक मीटर जो होता है, इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर एक मीटर जो होता है इट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर जो होता है इट इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये सब कन्वर्जन तो दायरा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको आते भी होंगे और आगे यूज भी होते रहेंगे। जब यूज होते रहेंगे तो उसको हम कन्वर्ट भी करते रहेंगे आपस में। तो ये हमने बात कर ली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डिस्टेंस जो है इट इज द लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। जब आप दो पॉइंट्स के बीच में मूव करते हैं तो आप जो लेंथ कवर करते हैं वो लेंथ डिस्टेंस कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का सबसे जो छोटा पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है,
जबकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए हम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो सही सेम इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीज़ों को हम मीटर्स में नापते हैं। हम मीटर्स के अलावा सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर भी इस्तेमाल करते हैं। इनका कन्वर्जन आपको पहले से आता है, मैंने एक दफ़ा इसको और रिकैप दे दिया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 मीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। थोड़ा सा और इस पे ज़रा हम एम्फेसाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी यूं ट्रैवल करता है, लेट से 10 मीटर्स ट्रैवल करता है, फिर वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, लेट से वो 5 मीटर ट्रैवल करता है, और फिर दोबारा वो लेफ्ट साइड पर जो है सेम डायरेक्शन में 10 मीटर्स कवर करता है। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट बी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल बी, अगर हमने ए से चलना शुरू किया और हम बी तक पहुंचे इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जो मैं एरो बना रहा हूँ, तो अगर हमने ए से चलना शुरू किया और हम जो है वो इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बी तक पहुंचे, तो आपने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो यहाँ पर जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो बराबर होगा 10 मीटर्स प्लस 5 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स, यानी टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा ये? 25 मीटर्स। तो ए से लेकर बी तक इस आदमी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 25 मीटर्स का कवर किया है। लेकिन आपसे बोला जाए कि इस आदमी ने जो है वो ए से लेकर बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो जब हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि जो ट्रैवल हुआ है वो किस पाथ से फॉलो करके हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जब हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है तो हम देखते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और फिनिशिंग पॉइंट कहाँ है, और हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के दरमियान बिल्कुल डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकालता हूँ तो ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कितना होगा? डिस्टेंस 5 मीटर्स होगा। इट मीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो 5 मीटर का कवर हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हम इस बात की जो है वो टेंशन नहीं लेते कि कहाँ से चलकर आए हैं, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त सिर्फ हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और फिनिशिंग पॉइंट क्या था। इसको अगर मैं एक स्टेप और आगे लेके जाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बंदा ए से यहाँ से 10 मीटर जाता, फिर ये 5 मीटर जाता, फिर ये 10 मीटर जाता, और फिर ये फर्दर 5 मीटर जाके जहाँ से चला था वहीं पहुंच जाता, तो अगर ये ए से चलकर ए पे पहुंच जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो है ए से लेकर वापस ए तक पहुंच जाता, तो फिर क्या होता? फिर जो उसका टोटल डिस्टेंस कवर होता वो कितना कवर होता? फिर से टोटल डिस्टेंस कवर होता वो हो जाता 30 मीटर्स, यानी कि 10 + 5 + 5 एंड +10। और इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता वो क्या हो जाता? इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता वो फिर जीरो हो जाता। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो जाता? इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो हो जाता कि ये जहां से चला था चल के वहीं वापस आ गया। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता और जो उसका फिनिशिंग पॉइंट होता उसके बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई डिस्टेंस नहीं होता, तो लिहाजा टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाता। सो आई थिंक ये इतना डिस्कशन काफ़ी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हाईलाइट करने के लिए और उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब और आगे चलते हैं। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो कहलाता है स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि आप यूनिट टाइम में, यानी कि यूनिट टाइम से मुराद है कि एक सेकंड में या एक मिनट में या एक आवर में, एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, आप यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्चुअली ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, लेकिन चलें फिलहाल इसको हम स्पीड का फॉर्मूला ही कहते हैं। तो स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। जब हम किसी चीज़ की स्पीड बताते हैं तो हम उसमें डायरेक्शन के बारे में जो है हमारा कंसर्न नहीं होता है, बस स्पीड की हम वैल्यू बताते हैं। बाकी डायरेक्शन इतना मैटर नहीं करती स्पीड में। स्पीड की जो ऑफिशियल यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है।
यानी कि जब हम स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं तो ऑफिशियली स्पीड में जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऑफिशियली क्या होता है? ऑफिशियली होता है कि डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, जिसे आप ऑफिशियल यूनिट कह सकते हैं उसको, वो मीटर होती है। तो ऑफिशियली डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, जबकि टाइम की जो मेजरमेंट होती है वो सेकंड में होती है। तो जो स्पीड की यूनिट हो गई वो क्या हो गई? मीटर पर सेकंड हो गई। मीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और सेकंड के ऊपर -1 लगा के। तो मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड की ऑफिशियल यूनिट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है डिस्टेंस को बजाय मीटर के किलोमीटर में नापते हैं। आमतौर पर जब हम कार्स की या व्हीकल्स की स्पीड निकाल रहे होते हैं तो आमतौर पे वो डिस्टेंस किलोमीटर्स में होते हैं। और टाइम्स जो होते हैं वो बजाय सेकंड के हम किस में नाप रहे होते हैं? आवर्स में नाप रहे होते हैं। तो स्पीड की एक यूनिट जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो किलोमीटर पर आवर भी होती है। सब कुछ स्मॉल में, के भी स्मॉल में, एम भी स्मॉल में, एच भी स्मॉल में। एंड यू कैन राइट दिस किलोमीटर पर आवर इन दिस वे एज वेल। सो ऑफिशियली द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, बट वी आर गोइंग टू यूज किलोमीटर पर आवर एज वेल। सो बेसिकली हम यहाँ पर जो अपने सिलेबस में मेनली दो यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे। मेनली तो खैर वैसे मीटर पर सेकंड इस्तेमाल करेंगे, बट किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ स्पीड। नाउ if we create or if we link uh, between these two units of speed, तो अगर हम एक कन्वर्जन अगर क्रिएट करें इन दोनों के बीच में, तो a speed of 1 meter per second is equal to a speed of 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये इन दोनों को मैंने मतलब कन्वर्ट करके डायरेक्ट रिलेशनशिप बना दिया है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक कार की स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्चुअली वो कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में 3.6 किलोमीटर पर आवर है। और अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है और मीटर पर सेकंड की स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर की यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली ये करना होगा कि जो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी हुई है उस स्पीड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में। आसान जबान में मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको की स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड दी हुई है and you need to convert that unit of speed of meter per second into kilometer per hour. So you simply need to multiply this value of meter per second into multiply it by 3.6 in order to convert it into kilometer per hour. एक सिंपल से एग्जांपल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारे पास एक स्पीड है और वो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की। अब अगर इस 10 को मैं मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर दूं तो अब ये मीटर पर सेकंड नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? अब ये किलोमीटर पर आवर बन गया है। यानी कि 10 × 3.6 मतलब क्या हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। सो a speed of 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वलेंट टू a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको जो भी स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी हुई है उस स्पीड की वैल्यू को आप 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको एक स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है एंड यू नीड टू कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड, तो कन्वर्जन उल्टा हो जाएगा। यू नीड टू डिवाइड इट बाय 3.6। अगर आप चाहते हैं कि स्पीड जो है वो आपकी जो है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिवाइड बाय 3.6 करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो आप इस 90 की वैल्यू को डिवाइड बाय 3.6 करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर से क्या बन जाएगा? ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और बाय द वे अगर आप 90 को 3.6 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में इसका आंसर आना चाहिए 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर मेरे ख्याल में आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप जो है वो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3.6, और अगर आप किलोमीटर पर आवर को जो है वो अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यू डिवाइडेड बाय 3.6। तो ये हमने स्पीड के ऊपर बात की। रिपीट करता हूँ, स्पीड क्या चीज़ है? स्पीड जो है वो बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड
स्पीड को आप ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम. If you don't feel good writing whole sentence, you can simply write this formula as well as a definition of speed. Both are acceptable. दोनों आंसर्स एक्सेप्ट होंगे. आप डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है. स्पीड को के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मीटर पर सेकंड होती है, जो कि इसकी ऑफिशियल यूनिट है, ऐसा यूनिट है. बट वी कैन यूज किलोमीटर पर आवर एज वेल. देयर इज अ कन्वर्जन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड. Speed in meter per second, 1 meter per second is equal to 3.6 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्जन ये है कि अगर आपको मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 3.6. और अगर आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो यू विल डिवाइड इट बाय 3.6. अब जरा कुछ यहाँ पर हमने जो पढ़ा इसकी प्रैक्टिस करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि देयर इज द स्पीड ऑफ अ कार which is 20 meter per second. So how much distance does it cover in 2.5 seconds? एक कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2.5 सेकंड्स में. नाउ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड एंड टाइम इज 2.5 seconds. So 20 meter per second multiplied by 2.5 seconds is equal to distance. Second cancel. So distance will be 20 multiplied by 2.5, that is 50 meters. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2.5 सेकेंड्स में, वो 50 मीटर्स हो जाएगा. दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट कवर्स 525 meters in 2 minutes. Calculate its speed in meter per second and in kilometer per hour. देखिए, सबसे पहले इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 525 meters. और आपको टाइम दिया हुआ है. और डिस्टेंस जो 525 मीटर का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 2 मिनट्स में कवर हुआ है. अब आपको स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में और फिर चाहिए किलोमीटर पर आवर में. तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस 2 मिनट्स को हम सेकंड्स में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 120 सेकेंड्स. अब हम सबसे पहले पार्ट में स्पीड निकालेंगे, और वो स्पीड हम निकालेंगे मीटर पर सेकंड में. तो उसके लिए जो हम डिस्टेंस लेंगे जाहिर है वो मीटर में लेंगे, और उसके लिए जो हम टाइम लेंगे वो जाहिर है सेकंड्स में लेंगे, क्योंकि हमें पहले स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए. तो मीटर में इसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 525 मिनट्स, और जो टाइम इसने सेकंड्स में हमें दिया हुआ है 120 सेकंड्स दिया हुआ है. अब अगर आप जो है वो 525 मीटर्स को डिवाइड करते हैं किससे, 120 से, तो वो हम करके देख लेते हैं इसको. अब अगर हम जो है वो कैलकुलेटर चाहिए होगा मुझे, 525 को डिवाइड करते हैं 120 से, सो इट विल गिव यू 4.4 मीटर पर सेकेंड. तो अगर आप जो है वो 525 मीटर को डिवाइड करते हैं 120 सेकेंड से, तो आपकी स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्पीड आपकी आ जाएगी 4.4 मीटर पर सेकेंड. दूसरे पार्ट में आपको दोबारा से स्पीड निकालनी है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है. अब उसका एक तरीका तो ये है कि आप डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करें, और फिर डिस्टेंस को जो है वो टाइम से डिवाइड कर दें. उससे आसान तरीका ये है कि जो आपने स्पीड निकाली हुई है 4.4 मीटर पर सेकेंड, इसका हमारे पास एक डायरेक्ट कन्वर्जन है, और वो कन्वर्जन ये है कि उसको मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर दें. तो हमारे पास कन्वर्जन ये है कि अगर हम स्पीड इन मीटर पर सेकंड को 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाती है. और आप 4.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, तो इसका आंसर शायद 15.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. तो बजाय इसके कि आप डिस्टेंस को अलग कन्वर्ट करें किलोमीटर में और टाइम को अलग कन्वर्ट करें आवर्स में, आसान सा तरीका ये है कि जो स्पीड आप पहले निकाल चुके हैं पहले पार्ट में, जो कि मीटर पर सेकंड में थी, उसी स्पीड को आप मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर दें, तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी. ठीक है जी. ऑलराइट, और आगे चलते हैं.
उसका जो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है, वो अगला कॉन्सेप्ट जो है वो कहलाता है एवरेज स्पीड। ठीक है। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जो होता है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अ, अब्दुल रहमान ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं यूनिट लगाना भूल जाऊं तो मार्क डिटेक्ट होंगे। अ, अगर आप जो है वो एक सवाल में एक पार्ट में अगर यूनिट लिखना भूल जाएं तो फर्स्ट टाइम जो है उसको एग्जामिनर इग्नोर कर देगा। और अगर आप सेम क्वेश्चन में अगर सेकंड पार्ट में भी यूनिट ना लिखें तो आपका एक मार्क डिटेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर मार्क डिटेक्ट नहीं होगा आपका। तो फर्स्ट टाइम जब आप यूनिट इग्नोर करते हैं तो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देता है। सेम क्वेश्चन में आप सेकंड टाइम अगर यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो फिर आपका एक मार्क डिटेक्ट होता है। ठीक है जी। मैं बात कर रहा था एवरेज स्पीड की। सवाल ये था कि एवरेज स्पीड की हमें जरूरत पड़ती क्यों है हमें। सही ना, व्हाई डू वी नीड एवरेज स्पीड? तो देखें, एवरेज स्पीड की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर फर्ज करें कि आप मिसाल के तौर पे स्कूल से अपने घर जाते हैं। अब आप जब स्कूल से अपने घर जाएंगे तो पहले आप स्कूल से निकलेंगे, थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर मेन रोड आ जाएगा, तेज चलेंगे, फिर घर के पास गली आ जाएगी, थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर घर के पास आके रुक जाएंगे। तो एक छोटे से ट्रैवल में आपकी स्पीड कई दफा चेंज होती है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यार आप स्कूल से जो घर पहुंचे हो वो कितनी स्पीड से पहुंचे हो, तो आपकी स्पीड तो बार बार चेंज हो रही थी। तो फिर हम ये कहेंगे यार एक काम करो कि आप जो स्कूल से घर पहुंचे ना उसकी स्पीड का एक एवरेज बता दो, कि भाई आप एवरेज जो है वो इतनी स्पीड से पहुंचे हो। तो जब आपको किसी ट्रैवल की एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो उसका जो तरीका है, जो उसका फॉर्मूला है या उसकी डेफिनेशन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है। और वो ये लिखी हुई है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पे चलना खत्म किया है, अब कहीं पे आपकी स्पीड बढ़ी होगी, कहीं कम हुई होगी, कहीं आपने यू टर्न लिया होगा, कहीं आप घूम के आए होंगे, आई डोंट केयर। मैं ये देखूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक आपने शुरू से लेकर आखिर तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर वो जो टोटल आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो शुरू से लेकर आखिर तक आपको टोटल टाइम कितना लगा है। सो वट एवर इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, एंड व्हाट इज योर टोटल टाइम टेकिंग टू कवर दैट डिस्टेंस। तो जो भी आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है और शुरू से लेकर आखिर तक जो भी आपको टोटल टाइम लगा है, उस टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो एवरेज है वो बेसिकली, यानी कि उसका जो रेशो है, वो आपकी एवरेज स्पीड कहलाती है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अ बॉय वॉक्स 32 meters इन द फर्स्ट 16 seconds, देन 100 meter इन द नेक्स्ट 25 seconds, सो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। अब जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया एवरेज स्पीड का, कि जो एवरेज स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? जो एवरेज स्पीड होती है वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस। ठीक है। यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखें, इस लड़के ने पहले 32 मीटर कवर किया था, उसके बाद इसने 100 मीटर कवर किया है, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 32 + 100, दैट इज 132 meters। ऑन द अदर हैंड 32 मीटर्स ने 16 सेकेंड में कवर किया था और 100 मीटर्स ने 25 सेकेंड्स में कवर किया है, तो इसका टोटल टाइम हो जाएगा 16 + 25। 16 + 25 का मतलब हो गया 41 सेकेंड्स। तो जो इसकी एवरेज स्पीड बनेगी वो बनेगी 132 डिवाइडेड बाय 41। अब अगर मैं जो है वो 132 को डिवाइड करता हूँ 41 से, तो ये बनता है 3.2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो उसकी एवरेज स्पीड बनी वो 3.2 मीटर पर सेकेंड बनी। अब ये एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाली? ये एवरेज स्पीड हमने ऐसे निकाली कि हमने इसका शुरू से लेकर आखिर तक जो टोटल डिस्टेंस था वो लिया, सम किया, और शुरू से लेकर आखिर तक जो उसका टोटल टाइम था उसका सम किया, और फिर इस दोनों का हमने रेशो लिया। ठीक है।
और आगे चलते हैं। ये भी इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अ ट्रेन मूव फ्रॉम ए टू बी इन 2.5 आवर्स, बी टू सी इन 3 आवर्स एंड सी टू ए इन 1.5 आवर्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब देखें, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 70 किलोमीटर, और ए से लेकर बी तक का टाइम ये दे रहा है 2.5 आवर्स। बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर, और बी से लेकर सी तक का टाइम ये आपको दे रहा है 3 आवर्स। और सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 160 किलोमीटर पर 160 किलोमीटर्स, और सी से ए तक का टाइम ये आपको दे रहा है 1.5 आवर्स। अब आपको चाहिए एवरेज स्पीड। अब बात वही है कि जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है कि आपको टोटल डिस्टेंस जो शुरू से लेकर आखिर तक आप कवर करते हैं उसको आपको डिवाइड करना है टोटल टाइम से। तो शुरू से लेकर आखिर तक का टोटल डिस्टेंस आपका बनेगा 70 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर्स प्लस 160 किलोमीटर्स। और जो टोटल टाइम आपका बनेगा वो बनेगा 2.5 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 1.5 आवर्स। ठीक है जी। अब अगर आप जो है सम कर लें तो 70 और 120 ये हो जाएगा 190, 190, 290 और 350 आई गैस। अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन में तो मुझे बता दिएगा चैट में। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 350 किलोमीटर्स। टोटल टाइम अगर निकालें तो 2.5 और 1.5, 4 और 3 7 आवर्स। 7 1 7, 7 5 35। तो एवरेज स्पीड बनेगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो हमारी बन जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। ठीक है। ये भी समझ में आ गई बात। अब ये क्वेश्चन और है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि a car is supposed to travel a total distance of 300 किलोमीटर in 5 आवर्स। यानी कि आपको 300 किलोमीटर का टारगेट है और 5 आवर्स का टाइम है। यानी कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको 300 किलोमीटर कवर करने, और ये 300 किलोमीटर आपको कवर करने 5 आवर्स में। पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 आवर्स चलेगी, और फिर इट ब्रोक डाउन। उसके बाद जो है फिर कार खराब हो गई। ठीक है। कार पहले जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी 1.5 आवर्स तक, और फिर कार खराब हो जाएगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर कार ने 1.5 आवर्स तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो पहले स्टेज में कार की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, और कार चली है 1.5 आवर्स तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेज में कार ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 150 किलोमीटर का, और ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 1.5 आवर्स में। ठीक। तो अब इसने 300 किलोमीटर में से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 150। तो अब डिस्टेंस बचा कितना, 150। और 1.5 आवर्स इसने खर्च कर दिए हैं अभी तक, तो टाइम कितना बचा है इसके पास, 3.5 आवर्स का टाइम बचा। यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या हुआ कि इट टेक्स अ फर्दर 1 आवर टू स्टार्ट द कार अगेन। यानी कि अब 1.5 आवर्स में आपने जो है 150 किलोमीटर तो कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद 1 घंटे तक कार जो है वो इट इट वॉज ब्रोक डाउन। तो चूंकि कार जो है वो मजीद 1 घंटे तक खराब रही, तो आपका 1 घंटा और वेस्ट हो गया। अब आपके पास कितना टाइम बचा, अब आपके पास टाइम बचा 2.5 आवर्स। ये भी हो गया। अब कार स्टार्ट हो गई है। तो अब व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ कार नाउ। यानी कि जो रिमेनिंग टाइम है
उस रिमेनिंग टाइम में जो है कार की स्पीड कितनी होना चाहिए कि वो अपना जर्नी जो है 5 आवर्स में कंप्लीट कर सके। अब डोंट फॉरगेट कि कार के पास टाइम कितना बचा है। कार के पास टाइम बचा है 2.5 आवर्स। और कार को भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है। कार को भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है 150 किलोमीटर का, क्योंकि 150 किलोमीटर वो कवर कर चुकी है और 150 किलोमीटर बचा हुआ है। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर था। तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो एवरेज स्पीड होना चाहिए वो इतनी होना चाहिए कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए 150 किलोमीटर का, और ये डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए आपका 2.5 आवर्स में। तो अगर आप 150 को 2.5 से डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल में आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी आपकी जो एवरेज स्पीड होना चाहिए वो 60 किलोमीटर पर आवर की होना चाहिए। तो आप पूरे 5 घंटे करके अपना पूरा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 60 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। और ये आंसर अकदस ने सही दिया था और इशना ने भी सही दिया था। बाकी सबका आंसर, और अब्दुल्ला ने सही दिया था। ठीक है, तो अब्दुल्ला है हमारे पास। अब इसमें पता नहीं कौन सा वाले अब्दुल्ला ने सही आंसर दिया, इसका दोनों में से किसी एक ने। ठीक है जी। तो आई होप की बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी आप लोगों के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे किस पे, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से। या जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो सकता है या वेलोसिटी की डेफिनेशन भी हो सकती है, वो हो सकती है कि वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर आप बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेहतर तो यही है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन लिखें, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी में इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख देंगे तो मेरे ख्याल से एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब अगर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन को या फॉर्मूले को कंपेयर करें स्पीड के फॉर्मूले से, तो जब यहाँ पर वेलोसिटी की जगह स्पीड होती थी तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता था। डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस होता था। यानी कि जिस तरह से स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, उसी तरह से वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। स्पीड आपको ये बताती है कि आप यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकंड में या 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जबकि वेलोसिटी आपको ये बताती है कि आप 1 सेकंड में या 1 घंटे में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो स्पीड में और वेलोसिटी में बेसिकली डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। सिंबॉलिकली अगर आप चाहें तो वेलोसिटी को वी से शो कर सकते हैं, स्मॉल वी से। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से शो कर सकते हैं और टाइम को स्मॉल टी से शो कर सकते हैं। वेलोसिटी की यूनिट्स भी वही होती हैं जो कि स्पीड की होती हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होती है। जिस यूनिट में आप स्पीड को नापते हैं उसी यूनिट में आप वेलोसिटी को भी नापते हैं। एक फर्क और है, वो ये कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती थी, जबकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि स्पीड की तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी की जो है वो डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि वेलोसिटी जो है बेसिकली स्पीड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस कवर होता है ना, वेलोसिटी में जो डिस्टेंस कवर होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सो यू कैन से दैट वेलोसिटी कैन बी कॉल्ड स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी कॉल्ड स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप वेलोसिटी को स्पीड कह सकते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखें। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन हैज एन इक्वल वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर एक बंदा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इस सेंटेंस को मैंने आगे एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 100 मीटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन 25 सेकेंड्स। अब देखें स्ट्रेट लाइन में एक शख्स जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में उसने डिस्टेंस कवर किया है 25, सॉरी 100 मीटर्स का। ठीक है, और टाइम्स को कितना लगा, टाइम्स को लगा है 25 सेकेंड्स।
अब अगर मैं इसकी स्पीड निकालता हूँ तो जो इसकी स्पीड होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस शख्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया है? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर का, और कितनी देर में कवर किया है? 25 सेकेंड्स में। तो इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और चूंकि इसने स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और टाइम वही रहेगा 25 सेकेंड्स। तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो भी 4 मीटर पर सेकेंड ही बनेगी। अभी आगे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल आना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत में जब आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होंगे, तो स्ट्रेट लाइन पे चलते वक्त क्या होगा कि आपका जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब कभी भी आप स्ट्रेट लाइन पे चला करेंगे, आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आया करेगी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे निकालते हैं जिस पैटर्न पर जो है हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड जो होती है उसमें हम टोटल डिस्टेंस लिया करते थे, यानी कि हम शुरू से लेकर आखिर तक का टोटल डिस्टेंस लिया करते थे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाया करती थी। लेकिन चूंकि अब हम एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो वो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी बन जाती है। अभी एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के जरिए चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होंगी इंशाल्लाह ताला। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन 4 सेकेंड्स, देन बी टू सी इन 6 सेकेंड्स, एज शोन। ठीक है। अब एक जो है ऑब्जेक्ट पहले ए से बी जाता है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और 4 सेकेंड्स में कवर करता है। तो ए से बी जाने में उसको लग रहे हैं 4 सेकेंड्स। फिर वो बी से सी जाता है, बी से सी का डिस्टेंस है 16 मीटर, और क्वेश्चन में लिखा है कि बी से सी जाने में उसको लगते हैं 6 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन ये है कि ए से लेकर सी तक उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही फ्रॉम ए टू सी, और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही फ्रॉम ए टू सी। इसको गौर से देखिएगा सोल्यूशन को। देखें, अगर हम ए टू सी बात करें तो ए टू सी जो है, इस बंदे ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? ए टू सी अगर हम देखें तो पहले ये ए से बी चल के गया 10 मीटर, फिर बी से सी चल के गया 16 मीटर। तो उसने ए टू सी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर्स प्लस 16 मीटर्स। इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 26 मीटर्स। और ए से लेकर सी तक इसको टोटल टाइम कितना लगा? ए से लेकर बी तक इसको लगे 4 सेकेंड्स, फिर बी से लेकर सी तक लगे इसको 6 सेकेंड्स, टोटल टाइम इसको लगा 10 सेकेंड्स। अब अगर हम ए से लेकर सी तक की इसकी एवरेज स्पीड निकालना चाहें, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है 26 मीटर का, और टोटल टाइम जिसको लगा है वो लगा है 10 सेकेंड्स। तो उसकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो जाएगी 2.6 मीटर पर सेकेंड, जिसकी एवरेज स्पीड होगी। नाउ एज फार एज एवरेज वेलोसिटी इज कंसीडर्ड, तो अगर हम ए टू सी देखें तो ए टू सी इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, पहले ये हमें देखना पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हमें दो पॉइंट्स के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पाथ फॉलोड। जब हमें जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, तो हम जो है सिर्फ ये देखते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और आपका फिनिशिंग पॉइंट क्या है। जब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और हमारा जो है वो फिनिशिंग पॉइंट क्या है। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ए था, और हमारा फिनिशिंग पॉइंट जो है वो सी है। तो आप मुझे इस डायग्राम को देखकर आप बताएं कि ए से लेकर सी तक का डायरेक्ट डिस्टेंस कौन सा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ए से लेकर सी तक का डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो ये होगा, जो कि 24 मीटर है।
तो ए से लेकर सी तक जो हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो 10 + 16 नहीं किया, वो तो डिस्टेंस था, वो हमने किया है 24 मीटर। हालांकि हम इस 24 मीटर पे चल के नहीं गए, बट असूल ये होता है कि आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका फाइनल पॉइंट है, उन दोनों के बीच का हमेशा डायरेक्ट डिस्टेंस लिया जाता है, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और जहां तक ताल्लुक है टाइम का, तो टाइम तो वही लिया जाएगा जो टाइम आपने डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त लिया था। यानी कि टाइम जो होता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का सेम होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हम जो है डायरेक्ट डिस्टेंस लेते हैं, चाहे उस पर चल के गए हो ना चल के हो। टाइम जो आपने लिया था ए से सी तक पहुंचने का, वही डिस्टेंस वाला टाइम यहाँ पर इस्तेमाल होगा, यानी कि 10 सेकेंड्स। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी, वो बनेगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं ये 2.4 मीटर पर सेकेंड जो है ये क्या है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आई है। और जो 2.6 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या आई है, ये आपकी एवरेज स्पीड आई है। और ये एवरेज स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी आपकी इसलिए अलग अलग आएंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पर आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था और जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो दोनों डिफरेंट है। पिछली एग्जाम्पल में आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों 4 मीटर पर सेकेंड आई थी, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया था और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था, वो दोनों सेम थे, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यहाँ पर अपनी डायरेक्शन आपने चेंज की है कि स्ट्रेट लाइन पर आप नहीं चलें, इसलिए आपकी जो है वो स्पीड, एवरेज स्पीड डिफरेंट आई है, जबकि एवरेज वेलोसिटी आपकी डिफरेंट आई है। चलिए जी, और आगे चलते हैं। उसका जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि यूनिट टाइम में आपकी वेलोसिटी जितनी चेंज होती है, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है, वो आपका बेसिकली एक्सीलरेशन कहलाता है। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आप चाहें तो डेफिनेशन ना लिखना चाहें तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर, कि एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लेकिन चेंज लिखना जरूरी है। आप एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा। चेंज का लफ्ज आना जरूरी है। एक्सीलरेशन इज नॉट वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बाकी सिंबॉलिकली चेंज को आप ये ट्राइंगल से शो करते हैं। जो ट्राइंगल है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है। तो डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी का मतलब हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। बाकी डेल्टा टी का मतलब जो चेंज इन टाइम है या टाइम टेकिन है, तो लिहाजा ये सिंबॉलिकली एक्सप्रेशन हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जो डेल्टा वी होता है, जिसे आप चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं, किसी भी चीज का चेंज कैसे मालूम किया जाता है, किसी भी चीज का चेंज ऐसे मालूम किया जाता है कि उसकी फाइनल वैल्यू में से उसकी इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। तो लिहाजा चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, कि फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। बाय द वे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम v इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम u इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक्सलेशन के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ समथिंग के लिए हम v की सिंबल यूज करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ समथिंग के लिए जो हम u की सिंबल यूज करते हैं। तो आप एक्सलेशन को, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम को v माइनस यू अपॉन टी के फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। एक्सलेशन के लिए हम स्मॉल a यूज करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, एक्सलेशन का फॉर्मूला बन गया a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, वेयर a फॉर एक्सेलरेशन, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, एंड t फॉर टाइम। एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि एक्सेलरेशन इज लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। और एक्सेलरेशन के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट में और एक्सेलरेशन की यूनिट में बहुत मामूली सा फर्क है। स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। इसी मीटर पर सेकेंड पर अगर आप स्क्वायर लगा देंगे, तो फिर ये यूनिट बन जाएगी एक्सेलरेशन की। ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि एक्सेलरेशन आप मीटर पर सेकंड में लिख देते हैं, या आप स्पीड और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख देते हैं।
तो विदाउट स्क्वायर मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड, जबकि स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। कह रहा है if the speed of a car increases steadily from 10 meter per second to 15 meter per second in 2 seconds. If the speed of a car increases steadily from 10 meter per second to 15 meter per second in 2 seconds, then its acceleration, इसका acceleration क्या होना चाहिए? अब देखिए हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 10 meter per second is the initial speed of object. 15 meter per second is the final speed of object. And 2 seconds is the time taken to change the speed. हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है एक्सीलरेशन। अब हमने जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनाया है उसके हिसाब से वो बराबर है v माइनस यू अपॉन टी के बराबर है। तो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो आपको दी हुई है वो 15 दी हुई है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। और ये वेलोसिटी चेंज होने में आपको कितना टाइम लगा है? ये वेलोसिटी चेंज होने में आपको 2 सेकंड्स लगे। तो 15 माइनस 10 बनता है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्सलेशन की वैल्यू हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट कहलाता है डीसेलेरेशन का। इसको हम डीसेलेरेशन बोलते हैं। और डीसेलेरेशन को आप कह सकते हैं कि डीसेलेरेशन मींस नेगेटिव एक्सलेरेशन। डीसेलेरेशन को आप नेगेटिव एक्सलेरेशन बोल सकते हैं। और एक्सलेशन के नेगेटिव होने का मतलब यह है कि स्पीड का डिक्रीज होना। डीसेलेरेशन आप नेगेटिव एक्सलेशन को कह सकते हैं, और नेगेटिव एक्सलेशन को आपका मतलब होता है स्पीड का डिक्रीज होना। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट डीसेलेरेट कर रहा है तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है। सो वेन एवर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस हम कहते हैं कि वो क्या कर रहा है? वो डीसेलेरेट कर रहा है। सो डीसेलेरेशन इज बेसिकली डिक्रीज इन स्पीड। डीसेलेरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। और डीसेलेरेशन बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि डीसेलेरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो हम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था हमारा v माइनस यू अपॉन टी, उससे पहले नेगेटिव लगा लेते हैं। तो अगर हमारे पास जो ब्रैकेट है v माइनस यू, इससे पहले अगर हम नेगेटिव लगा लेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा u माइनस वी। आसान जबान में जब आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं। लेकिन जब आप डीसेलेरेशन निकालेंगे तो आप इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। तो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के फॉर्मूले में जो बेसिक डिफरेंस हुआ वो ये हुआ कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, जबकि जब डिसेलेरेशन में आप इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी को माइनस करके डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसेलेरेशन की भी वही यूनिट होती है जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट और डिसेलेरेशन की यूनिट में कोई फर्क नहीं होता, सेम यूनिट होती है दोनों की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये छोटा सा सवाल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हाँ, जिससे हमें और आइडिया हो जाएगा। तो चलिए देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले कह रहा है कि अ कार स्टॉप्स आफ्टर डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3.5 सेकेंड्स। ठीक है। सो व्हाट इज इट्स इनिशियल स्पीड? अ कार स्टॉप्स, स्टॉप्स मतलब है कि फाइनली कार रुक जाएगी। अब फाइनली कार रुकने का मतलब ये है कि उसकी फाइनल स्पीड 0 होगी। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या चीज हो सकती है? स्पीड हो सकती है, एक्सलेशन हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर डीसेलेरेटिंग, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेसिकली इसका डीसेलेरेशन है। ये ना इसकी स्पीड है ना इसका एक्सलेशन है, ये इसका डीसेलेरेशन है। क्यों? इसमें लिखा हुआ है कि डीसेलेरेटिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है। फ्रॉम की जगह एट का वर्ड हो तो ज्यादा अच्छा है कि डिसेलेरेटिंग यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3.5 सेकेंड्स। 3.5 सेकेंड इज टाइम।
सो कह रहा है व्हाट इज इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड तो क्लियर है ना, इनिशियल स्पीड क्या चीज होती है, इनिशियल स्पीड यू होती है। तो उसको हम एक जगह लिख लें सारी इंफॉर्मेशन को। तो वी आपको गिवन है 0, डीसेलेरेशन आपको गिवन है, और डीसेलेरेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको गिवन है 3.5 सेकेंड्स। आपसे रिक्वायर्ड है इनिशियल स्पीड यू। फॉर्मूला डिसलेशन का आपको याद होना चाहिए। डिसलेरेशन का जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ऊपर डेफिनेशन में, डिसलेशन का फॉर्मूला है इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। डिसलेशन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2। इनिशियल स्पीड आपसे रिक्वायर्ड है, फाइनल स्पीड 0 है, जबकि टाइम आपको दिया हुआ है 3.5। 3.5 को ले जाकर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, u माइनस 0 का मतलब u होगा। तो इसका मतलब है कि u इनिशियल स्पीड आपकी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी इनिशियल स्पीड जो है वो निकल आएगी। ठीक, आंसर्स मैं चैट में चेक कर रहा हूँ, सिर्फ एक या दो लोग ही आंसर देते हैं, बाकी लोग सिर्फ जो है सिर्फ खामोश तमाशाई बने हुए हैं, और इट्स नॉट गुड। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो फिर पार्टिसिपेट भी करें क्लास में। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन पे। ठीक है, किस पे बात करेंगे, ग्राफ्स ऑफ मोशन पे हम बात करेंगे। ठीक, होता है क्या है, होता ये है कि हम जब काइनेमेटिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं या मोशन का चैप्टर पढ़ते हैं, तो इसमें हम जो है दो तरह के ग्राफ जो है उनको स्टडी करते हैं ज़्यादातर। एक जो ग्राफ होता है उसके वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ये ग्राफ जो है क्या कहलाता है, फिर ये ग्राफ कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, और दूसरा जो टाइप ऑफ ग्राफ मेनली हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में या मोशन में, उसमें जो है हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, स्पीड लेते हैं। तो फिर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कहलाता है, ये ग्राफ कहलाता है स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये दो मेन टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं जो कि हम जो है काइनेमेटिक्स में या ग्राफ्स ऑफ मोशन में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बेसिक्स तो ग्राफ की आती होंगी, ग्राफ आपको बनाने आते होंगे, प्लॉट करने आते होंगे। इनमें एक खास बात और भी है, वो ये कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को विद डायरेक्शन डिस्कस करें तो फिर ये डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ को अगर हम विद डायरेक्शन डिस्कस करें तो इस स्पीड टाइम ग्राफ को फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही कहेंगे। डायरेक्शन वाली बात फिर आगे चल के कभी आएगी तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये ग्राफ किस तरह बनते हैं, ग्राफ को किस तरह रीड करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो इस पे हम काफ़ी टाइम लगाएंगे और उसको काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और इस एक्सरसाइज के जरिए जो है हम पर ये कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगा कि किस तरह से जो है स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बनाए जाते हैं, और उनको किस तरह से रीड किया जाता है, और किस तरह से उनको देखकर जो है हम ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग आर द स्पीड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ मोशन एंड ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ईच ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने आपसे कहा कि हर 1 सेकंड बाद मैं आपको उसकी स्पीड बताऊंगा। यानी 0 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी, 1 सेकंड बाद कितनी थी, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। स्पीड की वैल्यूज मैंने ऊपर वाली रो में लिख दूंगा। आपको हर ऑब्जेक्ट की स्पीड्स को देखकर पहले तो ये बताना है कि ऑब्जेक्ट की टाइप ऑफ मोशन क्या, ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है इस वक्त, और फिर आपको जो है उसका एक स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर मुझे प्लॉट करके देना है नीचे। अगर हम इसको देखें गौर से तो आपको नजर आ रहा है कि 0 सेकंड पर ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, 1 सेकंड बाद भी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, 2 सेकंड बाद भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, 3 सेकंड बाद भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, 4 सेकंड बाद भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, और 5 सेकंड बाद भी स्पीड 0 थी। इसका मतलब ये हुआ
कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, इट इज नॉट मूविंग, ये मूव ही नहीं कर रहा। और चूंकि ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये एक्चुअली इस वक्त रेस्ट में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस वक्त रेस्ट में है, यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है इस वक्त। जहाँ तक इसके स्पीड टाइम ग्राफ का ताल्लुक है, तो हम एक्स एक्सिस पर जो है वो लेते हैं टाइम, और टाइम की यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेकंड। जबकि वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम लेते हैं स्पीड, और स्पीड की यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं मीटर पर सेकंड। ग्राफ को लेबल कर लेते हैं। ये हमारा 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4, 5, 6 और 7 सेकंड। स्पीड को हम इस तरह कर लेते हैं कि ये स्पीड 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7, 8, 9 एंड 10। ग्राफ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं उसके हिसाब से हर 1 सेकंड पर स्पीड 0 है, यानी कि 0 सेकंड पर भी स्पीड 0 है, 1 सेकंड पे भी स्पीड 0 है, 2 सेकंड पे भी स्पीड 0 है, 3 सेकंड पे भी स्पीड 0 है, 4 सेकंड पे भी और 5 सेकंड में भी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा जो कि एक्स एक्सिस पर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हुआ करेगा तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना करेगा जो कि एक्स एक्सिस पर हुआ करेगा। ये पैटर्न जो है इनको आप समझें, पैटर्न्स को याद करें कि जब भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, स्टेशनरी होगा, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बना करेगा और वो एक्स एक्सिस पर हुआ करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सूरत हाल क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, 0 सेकंड पर उसकी स्पीड 5 है, 1 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड 5 है, 2 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड 5 है, 3 सेकंड बाद भी स्पीड 5 है, 4 सेकंड्स बाद भी स्पीड 5 है, एंड आफ्टर 5 सेकंड भी उसकी स्पीड जो है 5 है। इससे मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा, इससे मैं प्रेडिक्ट ये करूंगा कि जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। इसको आप कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, या इसको आप चाहें तो यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। क्योंकि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो लिहाजा इसकी स्पीड कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है। अगर हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ स्केच करते हैं तो हमारे पास जो है उसी तरह से हमें ग्राफ पे जो है वो ये सब रीडिंग्स लेना पड़ेंगी। तो मैं इसको ग्राफ को उसी तरह से लेबल कर लेता हूँ पहले जैसे किया था पिछले वाले को मैंने, ताकि मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। ठीक है जी। अभी हमारा 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5। 0 सेकेंड पर जो हमारी स्पीड है वो 5 है, यानी कि 5। 1 सेकेंड बाद भी 5 है, 2 सेकेंड भी 5 है, 3 सेकेंड बाद भी 5 है, 4 सेकेंड बाद भी 5 है और 5 सेकेंड बाद भी 5 है। ग्राफ स्केच करेंगे, ठीक है। ग्राफ स्केच करेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरह से हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो उसका ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, रेस्ट से होगा तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर होगी, और जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पर नहीं होगी बल्कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो। नेक्स्ट ग्राफ देखें। इसमें 0 सेकंड पर स्पीड 0 थी, 1 सेकंड बाद स्पीड बढ़कर 2 हो गई, 2 सेकंड बाद स्पीड बढ़कर 4 हो गई, 3 सेकंड बाद स्पीड बढ़कर 6 हो गई, 4 सेकंड बाद स्पीड बढ़कर 8 हो गई, और 5 सेकंड बाद स्पीड बढ़कर 10 हो गई। तो पहली बात तो ये कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये देखें स्पीड इंक्रीज कैसे हो रही है।
पहले सेकंड में स्पीड 2 इंक्रीज हुई, उसके बाद दूसरे सेकंड में स्पीड 2 इंक्रीज हुई, फिर अगले सेकंड में स्पीड दोबारा से 2 इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद स्पीड दोबारा 2 इंक्रीज हुई, और फिर दोबारा स्पीड 2 इंक्रीज हुई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्मली जो स्पीड इंक्रीज हो रही है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि हर एक सेकंड बाद स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब स्पीड इंक्रीज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और स्पीड जो इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, एक जैसी इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली जो सिचुएशन है, ये जो टाइप ऑफ मोशन है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम इसका ग्राफ स्केच करते हैं तो उसका ग्राफ भी वैसे स्केच होगा। हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और 7 सेकेंड। तो एक्स एक्सिस पे तो हमारा टाइम हो गया जो कि सेकंड्स में है। इसी तरह वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं स्पीड, और स्पीड जो हम लेंगे वो हम लेंगे मीटर पर सेकंड में। अभी आपकी स्पीड हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, 7, 8, 9 और 10। पहले आपके 0 सेकंड में आपकी जो स्पीड थी वो 0 थी। 1 सेकंड बाद आपकी स्पीड हो गई 2, 2 सेकंड बाद आपकी स्पीड हो गई 4, 3 सेकंड बाद आपकी स्पीड हो गई 6, 4 सेकंड बाद आपकी स्पीड हो गई 8, और 5 सेकंड बाद आपकी स्पीड हो गई 10। तो अब आपने जो ये स्पीड को प्लॉट किया अगेंस्ट टाइम, इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो आपका ग्राफ कुछ इस शक्ल का बनेगा, समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन जो आपको नजर आ रही है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो एक कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका ग्रेडियंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट स्पीड की भी लाइन स्ट्रेट बनी थी, लेकिन इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं था, इसका ग्रेडियंट 0 था। तो कांस्टेंट स्पीड का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन 0 ग्रेडियंट के साथ होता है। और कांस्टेंट एक्सलेशन का जो ग्राफ होता है वो भी स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वो 0 एक्सलेशन के साथ नहीं होता, वो जो है कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ होता है। अब्दुल रहमान, तुम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, पर डोंट वरी, मैंने तुमसे रिकॉर्डिंग का बोला हुआ है। रिकॉर्डिंग बस इंशाल्लाह एक आध दिन में सारी लाइन अप हो जाएंगी। तो आप जो भी मिस हुआ करे ना क्लास का हिस्सा, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लिया करो। ठीक है? ऑल राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि 0 सेकंड पर आपकी स्पीड 5 थी, 1 सेकंड बाद 10 हो गई, 2 सेकंड बाद 15 हो गई, 3 सेकंड बाद 20 हो गई, 4 सेकंड बाद 25 हो गई, और 5 सेकंड बाद 30 हो गई। इसमें जहां तक ताल्लुक है, अगर आप देखें तो पहले सेकंड में आपकी स्पीड 5 से बढ़ के 10 हुई, यानी कि 5 का इंक्रीज हुआ। दूसरे सेकंड में आपकी स्पीड 10 से बढ़ के 15 हुई, यानी कि अगेन आपका जो वो हुआ, वो जो है 5 का इंक्रीज हुआ। फिर अगले सेकंड में 15 से 20 फिर 5 का इंक्रीज हुआ। फिर 20 से 25 5 का इंक्रीज हुआ। और फिर 25 से 30 फिर 5 का इंक्रीज हुआ। यानी हर सेकंड में आपकी स्पीड 5 इंक्रीज हो रही है। तो हर सेकंड में चूंकि आपकी स्पीड जो है वो 5 इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगेन इट इज अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि स्पीड का इंक्रीज होना जो होता है वो क्या होता है? स्पीड का इंक्रीज होना जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। और चूंकि स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, एक जैसी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखिए, जो पिछले वाली एग्जाम्पल थी वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। तो दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ एक फर्क है कि पिछली एग्जाम्पल में 0 टाइम पर स्पीड भी 0 थी, इस वाले एग्जाम्पल में 0 टाइम पे स्पीड ऑलरेडी 5 है। हम देख लेते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है। पहले हम ग्राफ जो है उसको लेबल करते हैं। ये हमारा 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, 6 है, और ये 7 है। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास हो गया टाइम जो कि सेकंड्स में होगा। वाई एक्सिस पे जो हमारी स्पीड है उसको हम इस तरह ले लेते हैं
इसको 5 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं। इसको मेरे ख्याल से नहीं आ पाएगा इस तरह से पूरा ये, तो हम ऐसा करते हैं कि फिर इसको 5 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, और ये 50 तक चला जाएगा। स्पीड वाई एक्सिस पर आ गई, और स्पीड की यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं मीटर पर सेकंड। अब अगर आप वैल्यूज को प्लॉट करें तो 0 सेकंड पर स्पीड 5 थी, तो 0 सेकंड पर स्पीड 5 ही हो गई। 1 सेकंड बाद स्पीड 10 हो गई, 2 सेकंड बाद 15 हो गई, 3 सेकंड बाद 20 हो गई, 4 सेकंड बाद 25, और 5 सेकंड बाद 30 हो गई। इसका अगर हम ग्राफ स्केच करते हैं तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। अब देखिए ये जो ग्राफ बना है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना है, ये भी कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ बना है। ये वाला जो ग्राफ है और जो ऊपर वाला ग्राफ है, दोनों कांस्टेंट ग्रेडियंट के ग्राफ हैं, और दोनों जो है वो आपको कांस्टेंट एक्सेलेरेशन शो कर रहे हैं। फर्क ये है कि ये वाला ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें 0 सेकंड पर स्पीड 0 थी। ये वाला ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 0 सेकंड पर स्पीड 5 थी। बट इट डज नॉट मैटर। अगर ग्राफ कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ बन रहा है तो उसका मतलब जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, चाहे वो ओरिजिन से स्टार्ट हो या नहीं हो। मैं आपको वन बाय वन ये ग्राफ स्केच करके बता रहा हूँ। आखिर में आपको ये मैं इसकी समरी भी दूंगा सारे ग्राफ्स की, कि आपको याद किस तरह करना है इसको। लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल। यहाँ पे जरा इसको समझें पहले। 0 सेकंड पे स्पीड 20 थी, 1 सेकंड बाद स्पीड कम होकर 16 हो गई, यानी कि स्पीड में डिक्रीज कितना आया, 4 का, -4। फिर स्पीड 16 से 12 हो गई, यानी कि अगेन -4। फिर 12 से 8 हो गई, -4। 8 से 4 हो गई, -4। एंड 4 से 0 हो गई, -4। यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -4 है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -4 का मतलब है कांस्टेंट डिसेलेरेशन ऑफ -4। यानी कि देयर इज अ कांस्टेंट डिसेलेरेशन ऑफ -4, यानी कि हर 1 सेकंड बाद जो है स्पीड जो है वो 4 कम हो जाती है। तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक कांस्टेंट डिसेलेरेशन है, या -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे, इस टाइप ऑफ मोशन को हम यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन कहेंगे। ठीक है, इस टाइप ऑफ मोशन को हम यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन कहेंगे। अब देखना यह है कि इस यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बनता कैसा है। सबसे पहले हम जो है एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, जाहिर है, और वो टाइम किस में होता है, वो टाइम होता है सेकंड्स में। तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, और ये 7 आ गया। स्पीड का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमें टोटल 20 तक स्पीड चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे 2, इसको ले लेंगे 4, इसको 6, इसको 8, इसको 10, इसको 12, इसको 14, इसको 16, इसको 18, और इसको 20। और वाई एक्सिस पर हम स्पीड ले रहे हैं, और स्पीड के लिए हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं मीटर पर सेकंड। ग्राफ को स्केच करना शुरू करें तो 0 सेकंड पर स्पीड 20 थी, तो 0 सेकंड पर स्पीड आ गई 20। 1 सेकंड बाद स्पीड हो गई थी 16। फिर 1 सेकंड बाद स्पीड हो गई थी 12। फिर 1 सेकंड बाद स्पीड हो गई थी 8। फिर 1 सेकंड बाद स्पीड हो गई थी 4। और फिर 1 सेकंड बाद स्पीड हो गई थी 0। ठीक है, अब अगर इसका आप ग्राफ स्केच करते हैं तो उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव है। तो अगर एक कांस्टेंट ग्रेडियंट का लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट का स्पीड टाइम ग्राफ बनता है तो वो किसको शो करेगा, वो यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन को शो करेगा। ठीक है,